Good afternoon, guys. Welcome to Pharma Competitor channel. So आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर हाई इन नाइपर जेई 2023. तो we all know that the basic difference between GPAT and your नाइपर जेई कि यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं नाइपर जेई में. जीपैट में आपको 125 क्वेश्चंस मिलता है. उसके लिए आपका टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स 180 मिनट्स. तो ये लेवल जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका टर्न आता है नाइपर जेई का. तो फिर नाइपर जेई में आपको मिलता है 200 क्वेश्चंस और 200 क्वेश्चंस का आपको अटेम्प्ट करना होता है 2 आवर्स में. तो नाइपर जेई सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट. कि जीपैट पे आप लोग जब करते थे क्वेश्चंस तो वहाँ पे आपको पूरा पेपर को एक बार या फिर 2 बार रिपीट करने का चांसेस मिलता था. पर इधर आपको अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो 200 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स मतलब है कि हर एक क्वेश्चन आपको 36 सेकंड्स मिलने वाले हैं. तो सबसे बड़ा ट्रिक यही है. पहला ट्रिक ये है कि आपको पूरा पेपर को वन यू विल गेट ओनली वन शॉट एट वन क्वेश्चन. आपको पूरा पेपर को 1 to 200 क्वेश्चन एक बार में ही जाना है और क्वेश्चंस पढ़ना भी है, उधर ही मार्क करना है. और ज्यादा से ज्यादा मार्क करना है तो फिर आपका चांसेस है कि आप नेगेटिव भी कर सकते हो. तो ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए. और पेपर का इस बार का रूल्स भी है कि दोनों सेक्शंस में पेपर को डिवाइड कर दिया गया है. 40 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम योर जनरल एप्टी रीजनिंग बेसिक इंग्लिश और रिमेनिंग 160 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 will be from your standard GPAT or basic pharma questions from your core competency. तो टोटल है आपका 200 क्वेश्चंस. फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव 0.5 मार्क्स एंड फॉर एवरी नेगेटिव देयर इज -1.125. तो सेम रेशियो है लास्ट टाइम 1 और -2.25 जो था ये भी 1:4 रेशियो में आपको है. तो ये है आपका बेसिक ट्रिक कि आपको ये टाइम को मैनेज करना है. और ये टाइम मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो थोड़ा अलग होता है जीपैट से. कि आपको उतना बड़ा क्वेश्चंस जो आपको एनालिटिकली थिंक करने में मजबूर करता है कि ये क्या होगा, तो हमको क्वेश्चन आंसर और उसका ऑप्शंस पढ़ के ज्यादा सोचना होता है जीपैट में. ये आपका जो नाइपर जेई एग्जाम होने वाला है उसमें आपको टाइम कम है और क्वेश्चंस भी उतना हम बोल सकते सोचने का नहीं है. जस्ट पढ़ के भी आपको क्वेश्चन रीड करके ही आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन क्या होना चाहिए और उधर ही आपको कॉन्फिडेंस से सही आंसर को देना है. ये आपका है फर्स्ट थिंग. और जीपैट और नाइपर जेई का जो बेसिक डिफरेंस है वो है क्वेश्चन का इस टाइप का कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा सबसे ज्यादा मिलने वाला है नाइपर जेई में, जहाँ पे आपको पता होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कौन सा आंसर है. ये गया. इसके बाद जो है वो है आपका कि क्वेश्चंस जो होता है वो जीपैट से थोड़ा अलग होता है. इट्स क्वाइट डिफरेंट. कि क्वेश्चंस आर नॉट ओनली फ्रॉम फार्मा, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द नॉन फार्मा सेक्शन, जहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, बेसिक इंग्लिश है. तो ये नॉन फार्मा सेक्शन को मैं पहले बोलने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस इस सेक्शन से आप देख सकते हैं. और आपको पता भी है कि एग्जाम्स आर वेरी नियर नाउ. 23 तारीख को 23rd इज योर नाइपर जेई 2023 एंड टुडे इज योर 18th. तो बीच में आपको सिर्फ 4 और 4.5 days ऑलमोस्ट बाकी है फ्रॉम नाउ. सो आपका नॉन फार्मा में जो एप्टी सेक्शन है उसमें आपका क्या क्या आ सकता है उसका टेंटेटिव मैंने जब एग्जाम दिया था, मैं बोला भी नहीं मैं स्टार्टिंग में, मैं हूँ नाइपर एसएएस नगर का स्टूडेंट हूँ. 2021-2023 मैं इस ईयर पास आउट होने वाला हूँ. मैं नाइपर जेई क्रैक किया था 2021 में. मेरा ऑल इंडिया रैंक था 295. मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और अभी कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को हो भी गया है ऑलमोस्ट. सो आवर टर्म इज ऑलमोस्ट ओवर. तो ये जो नॉन फार्मा सेक्शंस है जो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आते हैं आपका नाइपर जेई के लिए, वहां का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज सच कि यूएसएफडीए का अप्रूव्ड जो ड्रग्स है फॉर द पास्ट 2 years और 3 years लाइक 2021, 22, 23, इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे कोई बड़ा फार्मा कंपनीज जो है उसका जो फाउंडर सीईओ है उसके बारे में आ सकता है. रिसेंटली जो नोबेल प्राइजेस मिलता है उन नोबेल लॉरेट्स का नाम, उनका काम, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस. जो इंडिया में जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल
presidential awards like your Arjun Awards, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, all these things, गैलेंट्री अवार्ड जो मिलिट्री पर्सनल को दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड जैसे कि बोला कि अर्जुन अवार्ड, और फार्मा कंपनीज में जो टॉप 10 या फिर बेस्ट फार्मा कंपनीज है उसका रिलेटेड कुछ, फिर ब्रांड नेम ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स उससे भी आ सकता है। आपका एब्रिविएशंस जो जीपैट में भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होता है, एब्रिविएशंस जो है जैसे कि आपको पता भी है, रेगुलेटरी बॉडीज का हो सकता है, कोई ड्रग एजेंसीज का हो सकता है, ऐसे आपको देखना चाहिए। फिर कुछ इंडिया का जो नेशनल लैब्स है जो आप जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हो वो सब भी इसमें आता है। और हाँ, कोविड 19 मानते हैं कि अभी कोविड 19 का वेव्स उतना ज्यादा भी नहीं, ऑलमोस्ट इट हैज बीन अंडर कंट्रोल फॉर पास्ट 1.5 year, पर फिर भी कोविड 19 इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। तो इसके बाद भी और कुछ है या कि वैक्सीन, फिर साइंटिस्ट जो है उनका अचीवमेंट्स, ऐसे करके आपको और जो डिस्कवरीज उन्होंने किए हैं उसके बारे में भी। तो ओवरऑल ये सेक्शन आपको करना है। और इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपका जनरल जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यहाँ पे आपको रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड कुछ कुछ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको एग्जाम के टाइम वो फास्ट 36 सेकेंड्स जो टाइम मिलेगा उसमें आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा अदरवाइज। तो ये गया था आपका नाइपर जेई का नॉन फार्मा सेक्शन। अभी फार्मा में जो आप लोग जीपैट का सिलेबस पढ़ चुके हैं और एग्जाम भी दिए हैं, वो ही सिलेबस आपका नाइपर जेई में भी एप्लीकेबल है। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलता है वहां से, उस सेक्शन से जो जीपैट में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने वाला हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाइपर जेई इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इस साइड से मिलता है। और यहाँ पे आपको हाँ, एक क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस टू attempt, I will answer your questions here in the chat box itself. And okay, I will answer these questions at the end. Sure, I will answer. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो क्वेश्चंस मिलता है वो वहाँ स्ट्रेस एरियाज जो है वो है कि IUPAC नेम, RS नोमेनक्लेचर, EZ आइसोमरिज्म, एट्रोफाइसोमरिज्म लाइक हाइब्रिडाइजेशन, और रिएक्शन मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपका, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन रिएक्शंस, फिर एस्टर हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म्स, और रिडक्शंस में मार्कोनिकॉव्स रूल, ब्रेड्स रूल, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी आता है क्वेश्चन, स्टीरियो सिलेक्टिव, chemoselective, rearrangement reactions, tautomerism, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, और बायोकेमिस्ट्री के साइड से भी आपको अमीनो एसिड प्रोटीन्स का डिटेक्शन, निनहाइड्रिन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का भी जो नेम रिएक्शंस है वो भी इंपॉर्टेंट होता है नाइपर जेई के लिए। और यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका ऑर्गेनिक साइड में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पे आप NMR, 13C, 1H, IR ये सब इम्पोर्टेंट है। और क्रोमेटोग्राफी साइड में आपका क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो है निकल NTA, आयन एक्सचेंज, HPTLC, TLC ये होता है। और ऐसे कि बोले भी थे नेम्ड रिएक्शंस वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बाद जो सेक्शंस आता है वो है कि आपका कॉग्नोसी या फिर नेचुरल प्रोडक्ट का जो सेक्शन, वहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली कॉग्नोसी में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी और कुछ डिटेल जो होता है, जो ज्यादा होता है इधर, वो है आपका फाइटोकेमिस्ट्री का पार्ट, जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन और ये नेचुरल प्रोडक्ट्स का कैरेक्टराइजेशन पे ज्यादा फोकस करना होता है। जैसे कि बायोसिंथेटिक पाथवे आप जो पढ़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है इधर, की शिकेमिक एसिड पाथवे या फिर मेवालोनेट, कॉरिस्मिक एसिड पाथवे, वहां से आपका क्वेश्चन आता है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टाइप्स, उसका जो टेस्ट रहता है, उसका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, या फिर उसका जो टेस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, वहां पे आपका क्वेश्चन आने का भी चांसेस रहता है। फिर आपका जो थेराप्यूटिक क्लासेस में जो होता है कि वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि anti-HIV, जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स जहाँ से आपको ये ऐसा थेराप्यूटिक क्लासेस भी होता है, तो वो आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आते हैं कोलॉजी, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन से।
यहाँ पे नाइपर में आपका जनरल फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे आपको वो फार्माकोडायनामिक्स, कोलॉजिकल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इस सेक्शन से आता है। बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो आपका ये CYP एंजाइम्स क्लासेस होता है वो भी, और इंटरेक्शंस में आपका ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का जो आप पढ़े हैं IC50, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेक्शंस जैसे कंपार्टमेंट मॉडलिंग और ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस। फिर आपका कोलॉजी में और भी है कि CNS का जो कोलॉजी है वो नाइपर के लिए सिग्निफिकेंट होता है। इम्यूनोथेरेपी, केमोथेरेपी, रिसेप्टर्स क्लासिफिकेशन, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको क्लिनिकल ट्रायल से भी कुछ आ सकता है क्वेश्चंस। तो ये सब गया आपका कोलॉजी सेक्शन का। तो हमने 3 सेक्शन के बारे में बोले। फिर फार्मास्यूटिक्स में आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स NDDS, जहाँ पे ऑस्मोटिक पंप, कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज, ये सब है। कैरियर्स में आपका पॉलीमर इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपका एक्सिपिएंट्स के हिसाब से वो यूज होता है, तो उधर भी। और TDDS, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पैरेंटरल्स का ड्रग टारगेटिंग जो होता है कि स्पेसिफिक हो जाता है कुछ का फॉर्मुलेशन का टेक्निक्स, जैसे माइक्रोस्फीयर, लाइपोसोम्स, देन नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, लाइक नैनो पार्टिकल्स जो होता है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जैसा प्री फॉर्मुलेशन भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये सब सेक्शंस आप लोगों को आपने पढ़े हैं, पर इसको ज्यादा फोकस आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स। फिर एडिटिव्स में से आपका एक्सिपिएंट्स वो होता है। डोजेज फॉर्म तो आप लोग ऑलरेडी जीपेट के लिए भी पढ़े हो कि वो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इमल्शन, सस्पेंशंस, जो भी है उसका जो डिटेल्स, कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल शेल, टैबलेट का जो साइज का कोडिंग होता है वो भी। और इसके अलावा आपका ये पैकेजिंग का जो होता है, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, उसमें आपका जो मटेरियल्स यूज होता है पैकेजिंग में वो। और स्यूटिक्स में बायो फार्मास्यूटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको तो देखना ही है। फिर आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो सेक्शन होता है, वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग, शेल्फ लाइफ, थर्मल स्टेबिलिटी जो है फॉर्मुलेशंस का। फिर लिमिट टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि आपने LAL टेस्ट पढ़े होंगे, और डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन। तो आपको अभी सुन के भी लग रहा होगा कि हाँ, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फॉर माय जीपैट। तो हाँ, वही है कि आप लोग जीपैट में जो एंटायर सिलेबस कवर करते हैं, जो PCI फॉलो करता है, that syllabus is going to be similarly effective in NIPER JEE, but at the same time you should be also aware कि you have to qualify this exam by your effective time management. While you are answering, you have to read the question once and answer it then and there. वहीं पर आपको आंसर भी करना है। दूसरे बार कंप्लीट पेपर देखने के बाद फिर से वो टाइम नहीं मिलने वाला है। यही है कि नाइपर जेई आपका सबसे बड़ा स्किल टेस्ट करता है, वो है आपका स्ट्रेस टेस्ट और आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो जहाँ हम लोग थे कि एनालिसिस के साइड में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, एज पहले भी बोले थे, UV, NMR, IR, MS, GCMS, LCMS, FTIR, या इसका आपको बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वो DSC, TGA, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, ये सब भी, पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। और भी एक सेक्शन नाइपर जेई में इंक्लूडेड होता है जो आपका जीपैट में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, वो है आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। मैं खुद इस स्नाइपर में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, PTBT के अंडर एमटेक फार्म डिग्री कर रहा हूँ, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पे भी फोकस बहुत होता है। तो यहाँ पे आपको जो कवर हो रहा है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में, सिलेबस में, आपको पढ़ लेना चाहिए, या फिर अगर पढ़ चुके हैं तो फिर रिवाइज करना चाहिए। वो है कि आपका प्रोटीन, उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंजाइम्स में उसका एक्टिव साइट, माइकल मेंटेनिस कांस्टेंट जो आप पढ़ते हैं, एंजाइम इनहिबिशन, काइनेटिक्स। फिर आपका कॉन्फर्मेशन, उसका आइसो एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम, और रेप्लिकेशन, DNA RNA के साइड में आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये साइड। रिकॉम्बिनेंट DNA में टेक्नोलॉजी के अंडर में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन टेक्निक्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, साउदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, प्लाज्मिड आइसोलेशन, ये सब सेक्शंस, और इम्यूनोलॉजी और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये ओवरऑल मैंने जो टॉपिक्स का नाम लिया, लिस्ट बोला, या फिर सब्जेक्ट के अंडर बोला, ये आपको ज्यादा फोकस करना है। पर ये भी है कि आप लोगों ने जीपैट के लिए अभी तक जितना दूर तक कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके, वो भी आप लोग रिवाइज करते रहिए।
और जो रिमेनिंग आपका ये 4 डेज है, इसमें आपको यही करना है कि जो टॉपिक्स मैंने इधर बोला या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी ये जो पढ़ चुके हैं, इसको थॉरोली रिवाइज करें, बिकॉज द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इज ऑलरेडी देयर विद इन यू, यू आर गुड विद दैट। ये आपको बिलीव करना है कि इट इज ओके। तो आपको अगर लग रहा है कि कुछ टॉपिक आपका छूटा हुआ है या फिर नहीं हुआ है अभी तक, उसको बहुत ही जिस्ट में यानी कि शॉर्ट में आपको कर लेना चाहिए। इससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने का चांसेस है, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले इस 4 दिन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने का उतना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो और एग्जाम देने से या 4 दिन ही बाकी है। तो at this time you have to focus on what you have already learned और उसको स्मूथली एग्जाम के टाइम में आपका रिकॉल हो, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको अभी कुछ दिन जो रिमेनिंग टाइम है, इसमें आपको मेंटली आप लोगों को स्टेबल रहना है और काम रहना है, क्योंकि एक बहुत ही लंबा चलने वाला पेपर नहीं है, 2 आवर से और 200 क्वेश्चन से, वो की ना बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 2 आवर्स, टाइम 2 आवर्स, क्वेश्चन 200। सो कीप योर माइंड कूल जब आप एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो। ज्यादा बहुत ज्यादा करना है क्वेश्चंस, ये बात नहीं है यहाँ पर। और क्वेश्चंस कितना करना है ये भी एक रिलेटिव नंबर है, पर यू हैव टू ट्राई दैट आउट ऑफ 200 टू गेट अ क्वाइट गुड रैंक। बहुत अच्छा रैंक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मोर देन 150 क्वेश्चंस इज व्हाट यू शुड आंसर। पर आपको ये भी देखना है कि जब आंसर आप कर रहे हो तो चांसेस होना चाहिए कि आपका नेगेटिव आंसर्स जितना कम हो सके उतना अच्छा है। मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि द नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इज -0.125 फॉर ईच क्वेश्चन दैट यू आर मेकिंग रॉन्ग एंड राइट आंसर विल गिव यू अ क्रेडिट ऑफ +0.5। तो हर एक क्वेश्चन आपको अलाउ करता है कि आप लोग मैक्सिमम एक गलत करें तो मे बी इट इज ओके। अगर आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सो इट शुड बी लाइक दैट कि आपका नेगेटिव मैक्सिमम 10 to 15 करे तो अच्छा है, नेगेटिव 20 फिर भी ओके। बट अगर आप 25 से ज्यादा नेगेटिव कर दे तो फिर उतना ज्यादा क्वेश्चन करने का फायदा कम होता है। तो ये है एक मेजर थिंग कि आपको अपने नेगेटिव्स पे कंट्रोल करना है। और क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़ रहे हो तो रीड इट प्रॉपरली। एक लाइन 2 लाइन का ही क्वेश्चन होता है, आपका जीपैट की तरह उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता कि आपको पूरा पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा। मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड्स आपको लगने वाला है। अभी आप फार्मा ग्रेजुएट भी ऑलमोस्ट हो गए हो, 4th ईयर चल रहा है किसी का, या फिर 4th ईयर किसी का कंप्लीट भी हो गया है। तो क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम ज्यादा मत वेस्ट करना है, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही डिसाइड करना है कि आउट ऑफ दिस ऑप्शंस विच वन यू शुड बी आंसरिंग। तो ये आपका एग्जाम टाइम के टाइम, ये जो टू कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करना है, इसको स्ट्रेस में मत बदलो। इसको जब कर रहे हो टेक इट सिंपल, करते जाओ एट अ स्टेडी पेस। फिर देखोगे कि 2 आवर्स में आपका पेपर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्वेश्चंस जब कर भी रहे हो तो दैट विल बी अ वेरी व्हाट वी कैन से इट विल बी अ स्मूथ प्रोसेस फॉर यू। अदरवाइज आपको एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस आ जाएगा कि इतना कम हुआ है, अभी 1 आवर बाकी है, मे बी तब 120 के ऊपर क्वेश्चंस बाकी है, कैसे कंप्लीट करूं क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से एक कांस्टेंट पेस पे आपको रखना है कि 30 सेकेंड, 36 सेकेंड्स इज द एक्चुअल थिंग, बट 30 सेकेंड्स करके हर एक क्वेश्चन के पीछे अगर दोगे तो फिर टाइम तक खत्म हो जाएगा पेपर, पूरा पेपर पढ़ना। फिर कौन सा आंसर मार्क करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये है एक नाइपर का मेन थिंग। और जो नॉन फार्मा का जो सेक्शन है उस पर भी आप लोग, मैं फार्मा स्टूडेंट हूँ तो मैं एप्टी कैसे करूँ या फिर रीजनिंग इंग्लिश, ये अगर मेरा स्ट्रांग नहीं है तो इसमें नंबर कम आ जाएगा, ऐसा कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि उतना भी टफ एज अ स्टूडेंट आई कैन नॉट से कि उतना भी टफ आता है। पर हाँ, इसके लिए भी आप लोगों को अगर लगता है कि नॉन फार्मा सेक्शन मेरा वीक है तो फिर कुछ क्वेश्चन अभी जो रिमेनिंग डेज है इसमें आप वो सेक्शन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सेक्शन आपको कभी कभी बहुत हेल्प कर देता है। आपको अगर 40 क्वेश्चंस में से यहाँ पे आपने 20 to 22 क्वेश्चन सही कर दिए तो मे बी आपको फार्मा के साइड से थोड़ा कम क्वेश्चंस करने पे भी आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। तो हर एक सेक्शन को ही इम्पोर्टेंस दीजिए। और इम्पोर्टेंट जो है कि आप लोग जीपैट के लिए जो प्रिपेयर कर चुके हैं, आपका ऑलरेडी जो प्रिपरेशन इज वेल एस्टेब्लिश्ड है, उस पर ज्यादा फोकस करें। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू।
और ये जो आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं मैं इसको सेशन के एंड तक आंसर कर रहा हूँ, पर कुछ और भी पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि नाइपर जेईई एक एंट्रेंस आपको ऐसा है कि यू हैव टू टेक इट एज एन एडवांस्ड टेस्ट। आप लोगों को पता ही है, आप लोग जो बैचलर्स कर चुके हो, कि इंजीनियरिंग के लिए भी पैरेलली लोगों को जेईई मेन देना होता है, उसके बाद एडवांस। तो आप ये नाइपर जेईई भी एक आपका एडवांस्ड एग्जाम है, पर एडवांस्ड एग्जाम मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज से स्ट्रेस या फिर डरना चाहिए। जस्ट टाइम मैनेजमेंट इज थिंग यू शुड हैव इन योर पॉकेट। वो आपका एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सीखना है कि टाइम में पेपर इतना बड़ा क्वेश्चन नंबर है, मैग्नीट्यूड है 200, टाइम है 2 आवर्स, कंप्लीट इट इन विद इन टाइम, ये है। और नाइपर जेई का जो क्वेश्चन पैटर्न भी बोले वो भी आपका वैसा ही चलने वाला है। और जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स होता है, जैसे कि छोटा छोटा जो टॉपिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सेक्शंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पर वो आपका जीपैट प्रिपरेशन सफिशिएंट होता है आपको कैरी फॉरवर्ड करने में। आंसर ठीक है, मैं आपका ये क्वेश्चंस को मैं अभी इधर आंसर कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि वन शुड आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज दैट पर्सन फील्स टू बी राइट, पर you can take that answering more than 150 or 160 is quite a very good chance for you to get a good rank within a proper range. So 150 to 160 questions is what I will suggest you do. So this is one thing that I would like to say. And और एक क्वेश्चन है कि आइनुल ने पूछा है कि सर नॉन फार्मा को कैसे करे। नॉन फार्मा को कैसे करे, तो आपको तो इसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ जो मटेरियल्स मिल जाता है इजीली, वहां से आपको करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। एप्टीट्यूड को आपको हाथों से इन हैंड से ही सॉल्व करना होगा, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होता है, या कि कोई सीक्वेंस या फिर सीरीज दे दिया गया तो वैसे करना होता है। और पुष्पिन ऐसे करके आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि आ रहा ही कि नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको सॉल्यूशंस देख के वहां से आइडिया करना है। तो ऐसे करके आप प्रिपेयर कर सकते हो आइनल। पुष्पेंद्र ने पूछा है कि सर हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, मैंने नाइपर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या करना चाहिए। तो पुष्पेंद्र, नाइपर के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ये आप क्यों सोच रहे हो। अगर आप नाइप जीपैट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो तो आपके पास तो बेसिक नॉलेज है। आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नाइपर के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आई थिंक आई कैन नॉट एग्री विद दिस एंटायरली। तो आप जो भी आपका प्रिपरेशन है आप उस पर फोकस रखिए। और इन 4 डेज में आपको जो यहाँ से टॉपिक्स का नाम भी मिला है या फिर जो भी मैं बोल रहा हूँ, इस टॉपिक्स पे आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ, अगर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो इट इज फाइन, अदरवाइज आप कर सकते हो। तो डोंट गेट नर्वस। मैं आपका ये एक लाइन में देख सकता हूँ कि आप थोड़ा नर्वस दिख रहे हैं कि नाइपर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऐसा मत सोचिए, आपने जो जीपैट के लिए प्रिपरेशन किए हैं दैट विल बी योर की, वही आपको हेल्प करता है। क्योंकि जीपैट या फिर नाइपर जो भी हो, आपका ओवरऑल जो आपने आपका जो प्रिपरेशन है थ्रू आउट फॉर द पीसीआई सिलेबस, वो आपके पास है। तो आई होप कि यू विल ऑल्सो डू वेल इन नाइपर। हैव सम, बी पॉजिटिव अबाउट दिस। और श्रद्धा हैज अ क्वेश्चन हियर कि मेडिकल डिवाइसेस का पेपर के बारे में बताइए। मेडिकल डिवाइसेस आई नो एक ही क्वेश्चन पेपर होता है नाइपर जेई का फॉर मास्टर्स। तो उसके लिए आपको जो आप जीपैट के लिए प्रिपेयर करते हो वैसा ही है। और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर नाइपर करता है, तो आई थिंक you can study about some of the companies of medical devices maybe, otherwise it is not needed। आपका normal hyper JEE preparation is quite sufficient। are there any more questions और कोई है क्या। ओके, आई होप कि मैं आपका क्वेश्चन जो भी टिप्स और ट्रिक्स जो भी आप लोग बोल रहे इस सेशन के लिए, टिप्स आपको प्राइमरी जो आपका टिप है वो है आपका टाइम। टाइम से आप लोग इजीली क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन,
गो टू द आंसर सेक्शन जहां पे आपको ऑप्शंस मिलता है, उस ऑप्शन को पढ़ के समझ के करो एंड बी कॉन्फिडेंट कि आपको एट अ गो 1 to 200 जा रहे हो, या फिर कोई कोई करता है कि लास्ट में चला जाता है 200, मुझको लास्ट क्वेश्चन देखना है, इस ये ऑब्सेशन कुछ लोगों का होता है, कोई लोग लास्ट तक चला जा रहा है। पर जो भी करो एक डायरेक्शन में रखो, इधर 200 to 1 जाओ या फिर 1 to 200 जाओ, पर जाके फिर क्रॉस करके बीच में आ गया फिर जाया, ऐसा करोगे तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मतलब पूरा 200 क्वेश्चंस तुम लोगों को देख लेना चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग में टाइम अगर वेस्ट कर रहे हो तो लास्ट में जाके इजी क्वेश्चंस जो आप बना सकते हो वो शायद आपको ना दिखने को ही ना मिले, ऐसा सिचुएशन होना नहीं चाहिए। सो यही है। सो थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग टू दिस सेशन एंड थैंक्स अ लॉट। ओके, session this session will be uploaded later on for your reference. You can see this video later on. Thank you all. ठीक है ना?